सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आप सभी को समझाते हैं स्पीडी का तीसरा पार्ट चलते हैं। यह ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज की ओर से है। अगर आपको क्लास करनी है ऑफलाइन तो क्लास कर सकते हैं। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। बिहार एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए आपको हम याद करवाते हैं। स्पीडी का तीसरा पार्ट है, इसको ध्यान से आप सभी सुनिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आइए स्पीडी का तीसरा पार्ट। देखिए पहला नंबर सवाल कहता है सांची के स्तूप अशोक ने बनाया। सांची का स्तूप जो होता है किसने बनाया? सांची का स्तूप कहेगा अशोक ने बनाया। यह मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। यह मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया। अगला गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक नंबर पर कहता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला कहता है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ? नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी। नीलगिरी में किसका मिलन होता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है नीलगिरी में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है लावणीय। अगला सवाल यहाँ कहता है लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य महाराष्ट्र का तमाशा है और लावणी भी कह सकते हैं महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ध्यान से याद रखिए लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। लावणी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावणी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चलिए ऊपर से आते हैं एक बार। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कहाँ होता है? नीलगिरी में। लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी तथा तमाशा कहाँ का? महाराष्ट्र का। चलिए आगे बढ़ाते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर का दरबारी कवि था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन कहाँ का दरबारी कवि था? अकबर का। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का नाम सुने हैं। तानसेन संगीतकार था जो अकबर का दरबारी कवि था। अकबर के दरबार में रहता। तानसेन बोलेगा तानसेन कहाँ का? अकबर। तानसेन कहाँ का? अकबर। अगला है यहाँ पर यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला यहाँ पर कहता है गेट का जगह। पहले गेट बोला जाता था, अब WTO इसको बोला जाता है, जिसका नाम होता है विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995 से लिया। मतलब गेट का स्थान WTO जब लिया है, गेट पहले कहा जाता था, अब WTO इसको कहा जाता है। तो इसका जगह 1 जनवरी 1995 को लिया गया था। 1 जनवरी 1995 कब लिया गया था? 1 जनवरी 1995। तो 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ था? गेट का जगह WTO ने लिया था 1 जनवरी 1995 को। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। यानी कि चीनी यात्री जिसका नाम था फैयान, वो भारत का यात्रा कब किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। पूछेगा आपको चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो आपको कहना है कि चीनी यात्री फैयान जो है भारत जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। चीनी यात्री फैयान भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। अगला कहता है मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। पूछेगा आपसे मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने? अकबर ने। अगला कहता है एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत जो राष्ट्रकूट काल में हुआ था। मतलब एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत मतलब पत्थर पर जो चित्र बनाया गया था किसके काल में हुआ था? राष्ट्रकूट के काल में हुआ था। राष्ट्रकूट। आपसे पूछा जाएगा एलोरा और एलिफेंटा की गुफा में जो शैलकृत मतलब क्या? कृत मतलब बनाना होता है, शैल मतलब पत्थर पर जो चित्र बनाया गया था किसके काल में हुआ था? राष्ट्रकूट के काल में हुआ था। राष्ट्रकूट के काल में हुआ था। अगला आता है तेग बहादुर
यहाँ पर गुरु तेग बहादुर का वध, वध मतलब उसको मारना होता है, वध औरंगजेब ने किया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? गुरु तेग बहादुर का वध कर दिया था, मार दिया था। गुरु तेग बहादुर का वध करने वाला कौन था? औरंगजेब। ऊपर से एक बार स्पीड में आते, ध्यान से आप सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। पहला नंबर सवाल कहा था, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी। लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर का दरबारी कवि था। अकबर का था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला कहा था गेट। गेट का जगह, पहले गेट बोला जाता, अब इसको WTO बोला जाता है। गेट का जगह WTO, जिसका नाम होता है विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995 से लिया। 1 जनवरी 1995। चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा कौन चलाई थी? अकबर। अकबर ने चलाया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत मतलब पत्थर पर जो चित्र बनाया था, किसने बनाया था? राष्ट्रकूट काल में हुआ था। राष्ट्रकूट काल में, राष्ट्रकूट काल याद रखना है, राष्ट्रकूट। अगला कहता है गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने किया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था? औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुई थी। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। अगला कहता है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी बोला करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। करो या मरो पूछेगा किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? 1942 में दिया था। और किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। अगला कहता है चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यानी चोल वंश जो था नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि नौसेना उसका ताकतवर था। थल होता है, वायु होता है और नौ होता है। जो पानी में रहता है उसको बोला जाता है नौसेना, और जो वायु वाला रहता है उसको क्या? वायुसेना। जो थल में रहता है जिसको आर्मी बोला जाता है उसको थल सेना कहा जाता है। तो चोल वंश जो होता है नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मतलब नौसेना चोल वंश के लिए प्रसिद्ध था। नौसेना उसका शक्तिशाली था। चोल वंश का शक्तिशाली सेना कौन था? नौसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। विश्व का यानी विश्व भर में सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। अगला याद रखेंगे लखनऊ से अवध की राजधानी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या था? फैजाबाद। यानी कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ था? फैजाबाद। यहाँ पर याद रखना अवध की राजधानी लखनऊ से पहले क्या था? फैजाबाद। लखनऊ से पहले क्या था? फैजाबाद। अगला कहता है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। यानी पूछेगा नागा अर्जुन श्रीशैलम भी इसको बोला जाता है। अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। सबसे बड़ा क्या है? बाघ अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं। अगला याद रखिएगा इराक की मुद्रा का नाम क्या होता है? दिनार। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। इराक दिनार। इराक दिनार। इराक को बोलेंगे दिनार। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। आगे आइएगा ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। कहने का मतलब है कि ध्वनि अगर बोलना है आपको तो निर्वात से होकर नहीं गुजरेगी। निर्वात मतलब समझिए कि जहाँ वायु नहीं है, कुछ नहीं है, वायु नहीं है तो आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है। जहाँ वायु नहीं होगा तो वहाँ ध्वनि नहीं सुनाई पड़ सकता। यानी ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। जहाँ वायु नहीं होगा वहाँ ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकता है। यही कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ग्रामीण विकास संगठन RDI कहाँ है? हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में। RDI कहाँ है? हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अंतरिक्ष यात्री को
अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। अगला आइएगा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी कि भारत का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा, इसको कोई इतना जरूरी नहीं है, उष्णकटिबंधीय याद रखिए। पूछेगा भारत की जलवायु कैसा? उष्णकटिबंधीय। कैसा है? उष्णकटिबंधीय। आगे कहता है बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तंतु मतलब होता है फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? जो अंदर में जो रहता है बल्ब में देखते होंगे पतला जो जलता है, उसका किसका बनता है? टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन। खून की कमी हेमोग्लोबिन को दर्शाता है, मतलब निम्न हेमोग्लोबिन। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप चेकअप करवाइएगा, तो हीमोग्लोबिन जो है निम्न होगा। निम्न मतलब कम होगा। डॉक्टर कहेगा हीमोग्लोबिन कम गया, इसका मतलब खून की कमी हो गई आपको, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। याद रखना है, खून की कमी किसको दर्शाता है? हीमोग्लोबिन की कमी। अगला आइएगा, रक्त दाब को मापने के लिए एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एस्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब, एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब, रक्तदाब यहाँ याद रखिएगा, रक्तदाब को मापने के लिए एस्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली होती है। कपास अगर आपको उगानी है तो अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। आपको बोला जाएगा कि कपास उगाने के लिए कौन सी आदर्श मिट्टी, आदर्श मिट्टी में अच्छी मिट्टी कौन मिट्टी होगी? काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली। कपास काली, तो कपास को उगाने के लिए क्या कौन मिट्टी का प्रयोग करेंगे? काली। बीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा गया। बोला जा रहा है कि बीडी सावरकर ने 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का नाम स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा गया। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा? नाम दे देगा बीडी सावरकर, महात्मा गांधी, कालिदास या कुछ और दे देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका आंसर होनी चाहिए बीडी सावरकर। इसको बीडी सावरकर ने क्या कहा? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है कि भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप या रूप, कोई दिक्कत नहीं, संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया। कहने का मतलब ये कुछ आप काम कर रहे हैं, जैसे कोई कुछ काम कर रहे हैं, किसी का देखा देखी करते हैं, उसी तरह जो है भारतीय संविधान का संसदीय स्वरूप जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। आप किसी का देखा देखी करके उस तरह बनना चाहते हैं, उस तरह होना चाहते हैं, तो वही काम किया। भारतीय संविधान जो है यहाँ पर संसदीय स्वरूप जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आपको याद रखना, ब्रिटेन से। संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। पूना पैक्ट का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना, मतलब कि पूना पैक्ट जो है निचली जाति, मतलब कि जो नीचे जाति का है उसका प्रतिनिधित्व देना था। पूना पैक्ट जो है निचली जाति, मतलब छोटी जाति जो होती था उसका प्रतिनिधित्व देना था। आपको पूछेगा पूना पैक्ट पूछेगा, पूना पैक्ट का लक्ष्य क्या है? निचली जाति का प्रतिनिधित्व देना, मतलब निचली जाति, याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार कितना होगा, कितना बड़ा हो सकता है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी या कुछ भी कितनी होगी, तो उसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और सदस्यता की संख्या का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। चलिए आगे बढ़िएगा। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.5 औंस होता है। याद रखिएगा। यहाँ देखिए सवाल कहता है टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंदों का वजन 5.5 औंस है, 5.5 औंस। जैसे वो यहाँ पर होता है 1 केजी बोलते हैं, तो उसी तरह इसको औंस में मापा जाता है। यानी कि क्रिकेट जो खेलता है गेंद का वजन जो होता है 5.5 औंस होता है। ऐसा नहीं कि
ज़्यादा कम हो सकता है वो नहीं, उसका निर्धारित किया गया है कि टेस्ट क्रिकेट का वो गेंदों का वजन कितना होगा, 5.5 औंस, 5.5 औंस बोला जाता है। वो अगला कहता है चीन में लाल क्रांति, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ आपसे पूछा जाएगा। तो चीन में लाल क्रांति यहाँ पर माओ तुंग, तुंग याद रखिएगा, माओ तुंग के नेतृत्व में हुआ था, माओ तुंग के नेतृत्व में हुआ था। ये चीनी यात्री का चीनी नाम है, नेतृत्वकर्ता का नाम है, तो उल्टा सीधा रहेगा क्योंकि ये विदेशी है तो उल्टा सीधा रहेगा। तो याद रखिए माओ तुंग के शासन नेतृत्व का में हुआ था। अगला कहता है पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है। यानी कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, राजस्थान। कौन राज्य है, राजस्थान। यानी पाकिस्तान के साथ जो साझा किया, सीमा का साझा जो हुआ सबसे ज़्यादा राजस्थान से हुई है। किससे हुई है, राजस्थान से। अगला कहता है विश्व में मीठे पानी के सबसे बड़ा झील क्या है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील को मीठे पानी का झील बोला जाता है। मीठे पानी का झील को क्या बोलते हैं, विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील होता है। कौन सी झील होती है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील होती है। चलिए अगला आइएगा, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन। आपसे पूछा जाएगा कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन। विटामिन ए आँख के लिए सबसे अच्छा होता है। विटामिन ए, कौन सा विटामिन आँख के लिए सबसे अच्छा होता है, विटामिन ए आँख के लिए सबसे अच्छा होता है, जो हरी साग सब्जी में पाया जाता है। आगे आइएगा, गीत सेट का संबंध किससे, बिलियर्ड्स। गीत सेट का संबंध किससे, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स से गीत सेट का संबंध बिलियर्ड्स से। जैसे सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से, उसी तरह गीत सेट का संबंध बिलियर्ड्स से। अगला आइएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यानी B12 बोलेगा, B12 में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कोबाल्ट। B12 में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कोबाल्ट। B12 में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कोबाल्ट। अगला, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन आपसे पूछेगा कि डायनामाइट में मुख्यतः कौन सा तत्व क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की 1/3 सदस्यों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। राज्यसभा में 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है। यानी राज्यसभा में 2-2 वर्ष में चुनाव होता है 1/3 सदस्य को भरने के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष पर चुनाव होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है, याद रखिएगा। अगला ये विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है पीट संप्रास का संबंध टेनिस से। पीट संप्रास का संबंध किससे, टेनिस से। किससे, टेनिस से। आगे बढ़िएगा, आवेश की मात्रा क्या है, एम्पियर सेकंड। याद रखना, एम्पियर सेकंड। आवेश की मात्रा या मात्रक एम्पियर सेकंड किसका, आवेश की मात्रा या मात्रक क्या है, एम्पियर सेकंड। आगे आइए, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, भारत महान, यानी मेरा भारत महान। यानी भारतीय सेना जो कहता है कि मेरा भारत जो है महान है, इसको गीत के तौर पर माना गया है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, मेरा भारत महान। अगला आइएगा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है, श्याम बेनेगल। कौन है, श्याम बेनेगल को याद रखिएगा। ये निर्देशक है, डायरेक्टर जिसको बोला जाता है श्याम बेनेगल है। बोलेगा द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। अगला आइएगा, फलीदार पौधे के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार पौधा मतलब क्या होगा, जैसे चना, दलहन पौधा हो गया जो जिसमें फल छोटा छोटा होता है, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया, राइजोबियम, जिसके कारण से खेत मजबूत होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार पौधों जैसे चना हो गया,
फिर यहाँ पर आगे दलहनी पौधा मान लीजिए, दलहनी पौधा के जड़ में कौन पाया है? राइजोबियम, राइजोबियम। आइएगा, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। आयरन की कमी से एनीमिया रोग। चलिए आगे आते हैं, अगला देखिएगा ध्यान से। 47 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल कहता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी संसद के दोनों सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला आइएगा, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं की अनुमति। यानी कि अगर विमान सेवाओं में अनुमति चाहिए तो ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ होगा विमान, विमान मतलब क्या? वायु, वायु विमान सेवाओं का अनुमति, यानी विमान सेवाओं में अनुमति चाहिए तो ओपन स्काई पॉलिसी इसका अर्थ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ एक स्तनधारी। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी, स्तनधारी। अगला कहता है सातवाहन का संबंध। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से। सातवाहन का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। सातवाहन का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। अगला है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। आगे बढ़िएगा, कलहन कृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास। यानी कि कलहन जिसको लिखा है राजतरंगिणी को बोलेगा। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन, जिसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास है। जिसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी में। कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी में। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला यहाँ आइए। अगला सवाल 53 का आता है बाघ। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। उतना याद नहीं रहेगा। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के। यहाँ पर नायगांव यहाँ लिख सकते हैं, नायगांव चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना मध्य प्रदेश, उसी से हो जाएगा, ज़्यादा उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। महाबलीपुरम के रॉक कट, याद रखना है, रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। आपसे पूछा जाएगा महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को कौन बनवाया था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम बनवाया था। अगला कहता है कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। बोलेगा कवि हरिसेन किसके दरबार में था? राजा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजा बोलिए चाहे बोलिए, उससे कोई मतलब नहीं है, समुद्रगुप्त याद रखना है। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त, कवि हरिसेन समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़िएगा। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबैड में। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? हेलीबैड। कहाँ है? हेलीबैड में। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? हेलीबैड में। अगला है नवरत्न का संबंध अकबर से। नवरत्न का संबंध अकबर से। नवरत्न या 9 रत्न से संबंध किससे है? अकबर से। नवरत्न का संबंध किससे? अकबर से। अगला पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला है ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन परत जो है ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। कहेगा आपको कि ओजोन किसको प्रभावित करता है, किसको नुकसान देता है? पारे तथा चांदी को नुकसान देता है। ओजोन परत किसको नुकसान करता है? पारे तथा चांदी को नुकसान करता है। अगला ध्वनि। अगला कहता है ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई डेसिबल। अगला देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला आइएगा, मूंगफली में विटामिन B1 होता है। मूंगफली में क्या होता है? विटामिन B1। मूंगफली में विटामिन B1 होता है। मूंगफली में विटामिन B1 होता है। मूंगफली में विटामिन B1 पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन कौन? B1। मूंगफली में विटामिन B1। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा कहाँ है? कोणार्क। काला पैगोडा कोणार्क। आगे बढ़िएगा,
अगला ध्यान दिए, तिराना, तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना, तिराना अल्बानिया, अल्बानिया, अल्बानिया देश की राजधानी है। आगे आइए, भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। गुगली शब्द, गुगली क्रिकेट से संबंधित है। गुगली कहाँ से? क्रिकेट। गुगली कहाँ से? क्रिकेट। गुगली क्रिकेट। आगे आइए, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस, आप सुनते रहेंगे आपको याद हो जाए। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला आइएगा, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक क्या था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। आगे आइए, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्षों तक राज्य किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर कितने वर्षों तक राज्य किया? 100 वर्षों तक राज्य किया। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक राज्य किया। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिक एवं बेस्ट ने। बेंटिक एवं बेस्ट ने किया था। आगे है, विश्व पर्यटक दिवस 27 दिसंबर को। विश्व पर्यटक दिवस कब? 27 दिसंबर। विश्व पर्यटक दिवस 27 दिसंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल हम मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, और नए इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज की तरफ से प्रकाशित किया गया था। और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं।